गुड मॉर्निंग। आज के हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल की चर्चा करने वाले हैं। आज के हम इस वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और न्यूमेरिकल की चर्चा करने वाले हैं। बुक आपका यही है, इसी बुक से न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चर्चा करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। हम देखते हैं कि जो हम पढ़ाए हैं, जितना हम लोग का पढ़ाई अभी हुआ है, क्या उसमें इस बुक से प्रश्न मिल रहा है, इस बुक का प्रश्न हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। एक पहला प्रश्न है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। याद होगा आप लोगों को कि किसी आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्र जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश को घेरे हुए वह क्षेत्र जिसके अंदर उसका प्रभाव अनुभव किया जाता है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चलिए देखते हैं। 4 मात्रक दिया है और कह रहा है कि इनमें से बताइए कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक कॉमन नहीं है। न्यूटन पर कूलम, जूल पर कूलम, वोल्ट पर मीटर और जूल पर कूलम पर मीटर, ये आपका दिया हुआ है। बहादुर हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है कि बताइए इसमें से कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर तो पढ़े हुए हैं। न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। बात आती है ये 2 गो। अब तो बहादुर जूल पर कूलम वोल्ट होता है। जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्ट। जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो इसलिए ये हमारा विद्युत तीव्रता का मात्रक नहीं है। अब हम बात करते हैं इसका, तो जूल पर कूलम वोल्ट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, क्योंकि जूल पर कूलम तो वोल्ट होता है, तो वोल्ट पर मीटर। और वोल्ट पर मीटर हमारा विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जूल पर कूलम वोल्ट होता है, अब वोल्ट विभव का मात्रक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अभी तक 2 प्रश्न दिखाए। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युत क्षेत्र, और निम्न में से कौन जो है विद्युत तीव्रता का मात्रक नहीं है, तो हमने आपको दिखाया कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर हम जानते हैं कि मात्रक होता है। जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं, तो वोल्ट हमारा विभव का मात्रक है, इसीलिए यह मात्रक हमारा नहीं होगा विद्युत तीव्रता का। तीसरा प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। अभी जस्ट बताए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर बहादुर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। हम पढ़ाए हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर होता है। इसके बाद बात करेंगे, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, किस नियम से दिया जाता है? विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से निकाला जाता है? आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से निकाला जाता है? तो याद कीजिए, हम आपको बताए हैं कि आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है कूलम के नियम से निकाला जाता है। 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल का एकमात्र सूत्र होता है कूलम का नियम। यानी आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलम के नियम से दिया जाता है। आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलम के नियम से दिया जाता है। छठा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर ही तो हम जानते हैं, तो आसान सा प्रश्न है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 7वां है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर हो सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में बता रहा है कि बताइए इसमें कौन एप्सिलॉन आर का मान हो सकता है। -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, कि -5 हो सकता है, कि 0.5 हो सकता है।
एप्सिलॉन आर का मान इनमें से कौन हो सकता है? प्रश्न यही है, एप्सिलॉन आर का मान इन चारों में कौन हो सकता है? एप्सिलॉन आर का मान इन चारों में कौन हो सकता है? तो बहादुर याद कीजिए, एप्सिलॉन आर के बारे में हमने बताया है कि एप्सिलॉन आर का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1 से कम नहीं हो सकता और अनंत से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो बहादुर 1 से कम ये भी है, मतलब ये नहीं होगा। 1 से कम ये भी है, मतलब ये भी नहीं होगा। 1 से कम ये भी है, मतलब ये भी नहीं होगा। 1 से 1 मिनट बहादुर, 5 दिया हुआ है, 0.5 नहीं है। अभी तो यही भी गड़बड़ हो जाता, क्योंकि 1 से कम ये भी हो जाता। तो बहादुर एप्सिलॉन आर का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। तो 1 से लेकर अनंत तक के बीच में ये तीनों संख्या नहीं है, इसीलिए एप्सिलॉन आर का मान ये तीनों नहीं होगा। तो एप्सिलॉन आर का मान केवल यही होगा, क्योंकि 1 से अनंत के बीच में 5 आता है। एप्सिलॉन आर का मान 1 से लेकर अनंत तक होता है और 1 से लेकर अनंत के बीच में 5 आता है, इसीलिए एप्सिलॉन आर का जो रेंज हुआ, एप्सिलॉन आर का जो मान हुआ वो 5 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बहादुर एक थ्योरी का वीडियो नंबर 5 कोचिंग के ऐप में डाल चुके हैं। थ्योरी का वीडियो नंबर 5 कोचिंग के ऐप में डाल चुके हैं। आप लोग कोचिंग के ऐप में जा करके देख सकते हैं। वीडियो नंबर 5 और 4 दोनों, वीडियो 4 और 5 दोनों हम कोचिंग के ऐप में डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? तो बहादुर हम बताए हैं कि वायु का परावैद्युतांक का मान 1 होता है और धातु के परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। वायु के परावैद्युतांक का मान 1 होता है और धातु के परावैद्युतांक का मान अनंत होता है, यानी धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक समान विद्युत क्षेत्र में है, एक ही विद्युत क्षेत्र में है। उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। हाँ बहादुर, आप विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल यही होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल इतना होता है। तो दोनों में दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र समान है, दोनों में विद्युत क्षेत्र समान है, तो E समान है और दोनों पर Q समान होता है। प्रोटॉन पर भी Q का मान इतना ही होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी Q का मान इतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर भी Q का मान इतना ही होता है, प्रोटॉन पर भी Q का मान इतना ही होता है। विद्युत क्षेत्र दोनों में बराबर दिया हुआ है, आवेश दोनों में बराबर होता है, तो दोनों पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। उन पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे। बहादुर, उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे। लगने वाले विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे, क्योंकि दिशा अलग होगा। प्रोटॉन की दिशा अलग इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगा। प्रोटॉन पर लगने वाला बल की दिशा इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा इधर होगा, क्योंकि एगो प्लस में है और एगो माइनस में। विद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए बल बराबर होंगे। तो बल के परिमाण बराबर होंगे, दिशा नहीं। बल के परिमाण बराबर होंगे, दिशा नहीं। क्यों? क्योंकि दिशा विपरीत होगा, क्योंकि एगो प्लस में है और एगो माइनस में है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 का बी। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। वेग जो है विद्युत क्षेत्र से कुछ अलग दिशा में है। इलेक्ट्रॉन गतिमान है लेकिन विद्युत क्षेत्र से अलग दिशा में गतिमान है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, ये पढ़ाई नहीं हुआ है। ये एनसीईआरटी के चैप्टर 4 में पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग को इस चैप्टर में वही पढ़ना है जो आवेश स्थिर हो। यदि आवेश स्थिर हो तो ही हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है इसका पथ कैसा होगा, तो ऐसे हम आपको बता देते हैं कि इसका पथ जो है वृत्ताकार होगा। इसका पथ जो है वृत्ताकार हो जाएगा। अगला है, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धन आवेशित दिया जाता है। एक गोला को धन आवेश दिया गया तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। एक गोला को धन आवेश दिया गया, उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो बहादुर, धन आवेश देना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना। धन आवेश देना मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना।
जब धन आवेश देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घट जाएगा। धन आवेश देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा, यानी गोले का द्रव्यमान घट जाएगा, गोले का द्रव्यमान घट जाएगा। इसके बाद अगला है एप्सिलॉन नॉट की बीमा कितनी होती है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा कितनी होती है? तो अभी जस्ट हम पढ़ाए हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक के बारे में। एप्सिलॉन नॉट के मात्रक अभी जस्ट हम बताए हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलम स्क्वायर। तो बीमा हो जाएगा mLt इनवर्स टू के पावर -1 L के पावर -2 IT के पावर में 2, यानी m इनवर्स L इनवर्स T के पावर 2 L इनवर्स 2 I के पावर 2 T के पावर 2। सॉल्व कर दीजिए m इनवर्स L इनवर्स 3 T के पावर 4 I स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकल गया। उसके बाद दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है? तो बहादुर 9 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है। 14 है विद्युत तीव्रता की इकाई है वोल्ट पर मीटर। विद्युत तीव्रता का मात्रा का जस्ट पढ़ाए हैं वोल्ट पर मीटर। 3 × 10 के पावर 9 ESU कितने कूलाम के बराबर होता है? 3 × 10 के पावर 9 ESU बराबर कितना कूलाम होता है? तो बहादुर पढ़ाए हैं 1 कूलाम। 1 कूलाम बराबर 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है। अगला प्रश्न है कौन सा संबंध सही है? तो बहादुर हम पढ़ाए हैं E बराबर -dV/dr। E बराबर -dV/dr, यहाँ r ना देके x दिया हुआ है तो E बराबर -dV/dx। हम बोले थे जब पढ़ाए थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है E बराबर -dV/dr, तो E बराबर -dV/dx। 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है डेबाई किसका मात्रक है? तो बहादुर हम पढ़ाए हैं द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक मात्रक डेबाई होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक मात्रक डेबाई होता है, यानी डेबाई किसका मात्रक है? तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है डेबाई। 18 नंबर प्रश्न है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो इसका वेग क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो इसका वेग क्या होता है? और अगला प्रश्न है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है? तो उसका सरल रेखीय हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। यदि आवेश विद्युत क्षेत्र के समान हो तो आवेश में उत्पन्न द्रव्यमान, यदि आवेश और विद्युत क्षेत्र समान हो तो आवेश में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान के। अच्छा बहादुर, जो 18 नंबर और 19 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है, ये दोनों प्रश्न आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, इसलिए हम आपको बताएंगे भी तो नहीं समझ में आएगा। तो 18 और 19 प्रश्न छोड़ दीजिए, ये इस चैप्टर का नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया ये चैप्टर 4 में पढ़ना है, NCERT चैप्टर 4 में पढ़ना है। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है थोड़ा समझिएगा। तो त्वरण का सूत्र पढ़ाए हैं Q × E बटा में M। Q × E बटा में M। यदि आवेश और विद्युत क्षेत्र समान हो, आवेश और विद्युत क्षेत्र समान हो तो आवेश में उत्पन्न त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब ये दोनों कांस्टेंट रहेगा तो त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। जब आवेश और विद्युत क्षेत्र समान होगा यानी कांस्टेंट होगा तो त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इस तरह से आपका 20वां ऑब्जेक्टिव इसमें का इस बुक का समाप्त हुआ। पेज नंबर 172, पेज नंबर 172 इस बुक में 20 ऑब्जेक्टिव दिया था, हमने 20वां ऑब्जेक्टिव बना दिया। और जो है न्यूमेरिकल कुछ दिया हुआ है, देखते हैं हम। अभी हम कुछ छोटे छोटे प्रश्न पर चर्चा कर देते हैं। न्यूमेरिकल में दिया हुआ है किसी चालक से 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो चालक पर कितना आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन निकाला गया है 10 के पावर 6,
इलेक्ट्रॉन निकाला गया 10 के पावर 6, तो कितना आवेश होगा? तो Q का मान निकालना है। Q बराबर N इंटू ई होता है। तो Q बराबर N का मान 10 के पावर 6, E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19, तो Q बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -13 कूलाम। लेकिन यह ध्यान रहे कि निकाला गया है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए धन आवेश होगा। ग्रहण करता तो ऋण आवेश होता, और निकाला गया है इसीलिए धन आवेश हो गया। इतना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है इसीलिए धन आवेश, ग्रहण करता तो ऋण आवेश होता। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी सामान्य अवस्था से? किसी वस्तु पर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, किसी वस्तु पर 1 कूलाम का ऋण आवेश दिया हुआ है, Q का मान -1 कूलाम दिया है। तो Q का मान जब -1 कूलाम हो तो बहादुर 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुना 10 के पावर 18। लेकिन चूंकि 1 कूलाम ऋण आवेश दिया हुआ है, यानी इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इतना ऋण आवेश होगा, और इतना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इतना धन आवेश होगा। यानी इतना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो 1 कूलाम धन आवेश होगा, और इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 कूलाम ऋण आवेश होगा। यदि इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 1 कूलाम ऋण आवेश होगा, और इतना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इतना जो 1 कूलाम धन आवेश होगा। तो यहाँ पर 1 कूलाम का ऋण आवेश दिया है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से बढ़ जाएगा, सामान्य अवस्था से इतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न है, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा? दूरी दोगुनी करेंगे तो बल कितना होगा? यदि दूरी दोगुनी कर देंगे तो बल कितना होगा? और सभी प्रश्न का फोटो हम टेलीग्राम पर खींच करके डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर सभी प्रश्नों के फोटो हम खींच करके डाल देंगे। तो दिया हुआ बहादुर, 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए, यानी पहले दूरी यदि r था तो अब दूरी हो गया 2r। तो पहले यदि बल हमारा F था तो अब बल कितना होगा? प्रश्न यही कह रहा है कि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना होगा? दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना होगा? सूत्र पढ़े हैं, F1 R1 स्क्वायर बराबर F2 R2 स्क्वायर। F1 का मान F, R1 का मान R, F2 का मान निकालना है, R2 का मान 2R। तो F इंटू R स्क्वायर बराबर F2 इंटू 4R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, F2 बराबर F बटा में 4, यानी बल जो है 1/4 हो गया। दूरी दोगुनी कर देने से बल 1/4 हो गया। दूरी दोगुनी कर देने से बल हमारा 1/4 हो गया। एक प्रश्न दिया हुआ है कि आवेश दिया है और बल दिया है, विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। छोटे छोटे प्रश्न अभी चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आवेश दिया हुआ है Q का मान 6.4 गुना 10 के पावर -6 कूलाम, और बल दिया हुआ है 2 गुना 10 के पावर 4। तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा? सूत्र पढ़ा है बहादुर, F बराबर Q इंटू E। तो E बराबर F बटा में Q। F का मान दिया है, Q का मान दिया है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। F का मान दिया है, Q का मान दिया है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 गुना 10 के पावर 4 बटा 6.4 गुना 10 के पावर -6। तो ये आपका हो जाएगा जो भी है 2 गुना 10 के पावर 10 बटा में 6.4। सॉल्व कर दीजिए। ये 200 गुना 20 गुना 10 के पावर 9 बटा में 6.4, 36 18, यानी 3 समथिंग गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा। 3.12 गुना 10 के पावर -9, 3.12 गुना 10 के पावर -9। इसमें नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव हम अगले क्लास में जो है बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग न्यूमेरिकल बनाइएगा, हम इस बुक का प्रश्न का फोटो खींचकर भेज देंगे। ऑब्जेक्टिव 20 बताए हैं, उस 20 ऑब्जेक्टिव को जरूर याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।